इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। श्रोताओं, अंतराल के बाद आपका फिर स्वागत है। अब हम बात करते हैं आज के कृषि सामयिक विषय गेंदे की। तो गेंदा जो है एक खास और लोकप्रिय फूल है जो साल भर आसानी से मिल सकता है। यदि इसके फूल दशहरा और दिवाली के अवसर पर उपलब्ध हो तो इससे अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसकी लोकप्रियता की खास वजहों में हर तरह की मिट्टी में आसानी से इसका उगना है, फूलों का ज्यादा देर तक फूलना, कई तरह से काम में आना और आसानी से बीज बनाना वगैरह खास है। गेंदा का जो पौधा है वो काफी प्रतिरोधक होता है। इस पर बीमारी और कीड़ों का असर भी काफी कम होता है, जिसके चलते इसे आसानी से उगाया जाता है। पौधा लगाने के इन्हीं सभी गुणों के चलते गेंदे को कई कामों में लाया जाता है। किसी भी सामाजिक, धार्मिक त्योहारों और विवाह उत्सव के कार्यक्रमों में गेंदे का उपयोग माला बनाने, घर को सजाने के लिए, पूजा और गुलदस्ते आदि कामों में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गृह वाटिका के लिए भी यह उपयुक्त है। इसके फूलों की पंखुड़ियों में कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होने से इसका उपयोग पौष्टिक पशुचारे के रूप में भी किया जाता है। फूलों से जैविक रंगों का भी उत्पादन किया जाता है। इसका उपयोग कपड़ों की रंगाई में भी किया जाता है। इसके पौधे की पत्तियों से खुशबूदार तेल भी निकाला जाता है और जो सौंदर्य सामग्री है और दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसान भाइयों, वही बात करें जलवायु की, तो गेंदे की अच्छी बढ़वार और अधिक फूल देने के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान पर पौधे की वृद्धि कम हो जाती है, जिसके कारण फूल की गुणवत्ता और उपज पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। इसी तरह अधिक ठंड और पाले में भी पौधे और इसके फूल मरने लगते हैं तथा इसके फूल पर कालापन भी दिखाई देता है। इसीलिए अधिक तापमान या बहुत कम तापमान इसके लिए उपयुक्त नहीं है। गेंदा से अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत में धूप का होना जरूरी होता है। गेंदे के पौधे को कभी भी छायादार जगहों पर नहीं लगाना चाहिए। वही बात करें भूमि की, तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगाया जाता है, परंतु गहरी उपजाऊ एवं भुरभुरी मिट्टी में जिसकी जल धारण क्षमता और जल निकासी अच्छा हो वह उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए। भूमि की अच्छी तरह जुताई करके पाटे की मदद से समतल कर तैयार करें और मिट्टी को भुरभुरा रखें। गेंदा मुख्यतः 2 प्रकार से लगाते हैं। उसी के आधार पर अलग अलग इसकी प्रजातियां होती है, जैसे कि अफ्रीकन हजारिया गेंदा। इसके पौधे अधिक ऊंचे, लगभग 7.5 सेंटीमीटर और विभिन्न रंगों जैसे कि पीले, नारंगी रंगों में ये बहुत ही आकर्षक होते हैं। लेकिन हाइब्रिड किस्मों की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है। इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं जैसे कि जॉइंट डबल अफ्रीकन नारंगी, जॉइंट डबल अफ्रीकन पीली, क्रैकर केक, गोल्डन एज, क्राउन ऑफ गोल्ड, पूसा नारंगी, पूसा बसंती इत्यादि। गेंदा की 2 सामान्य विधियां हैं। पहली, आप इसे बीज द्वारा लगा सकते हैं और दूसरी कटिंग द्वारा। बीज द्वारा इसकी खेती की जाती है। पहले इसके बीजों को नर्सरी में तैयार किया जाता है और 30 से 35 दिनों के बाद पौधों को खेतों में लगाया जाता है। बीज द्वारा पौधे अधिक ऊंचे होने के साथ ही अधिक फूल देते हैं, जबकि कटिंग को प्रजाति की शुद्धता बनाए रखने के लिए इसे उपयोग में लाते हैं।
बरसात की फसल के लिए बीज को मध्य जून से जुलाई आरंभ तक इसे लगाया जाता है। नर्सरी में 10 किलो पकी गोबर की खाद अच्छी तरह से मिलाया जाता है। क्यारियों का आकार 3 बाय 1 मीटर रखना चाहिए ताकि उसमें पानी और अन्य काम आसानी से पूरा किया जा सके। बीज को लाइन में 5 सेंटीमीटर गहराई पर बोए, साथ ही कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखें। बीज बोने के बाद इसे मिट्टी से ढककर सूखी घास से ढके, उसके बाद सिंचाई करें। लगभग 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर एवं हाइब्रिड किस्मों में 200 से 250 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इसके लिए पर्याप्त होगा। गोबर की खाद 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, नाइट्रोजन 60 किलो, फास्फोरस 75 किलो, पोटेशियम 50 किलो प्रति हेक्टेयर। भूमि की अंतिम जुताई के समय गोबर की खाद, फास्फोरस तथा पोटेशियम की पूरी मात्रा मिट्टी में अच्छी तरह मिलाएं। नाइट्रोजन को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा रोपाई के 20 से 25 दिन बाद तथा शेष बची हुई मात्रा नाइट्रोजन की आधी मात्रा 45 दिन बाद पौधों के आसपास कतारों के बीच में डालें। वहीं बात करें सिंचाई की तो उसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। 10 से 15 दिन के अंतर पर सिंचाई करें। भूमि के प्रकार और उसके मौसम के अनुसार सिंचाई के अंतर को हम लोग कम या ज्यादा कर सकते हैं। निंदाई गुड़ाई का पौधों की प्रारंभिक अवस्था में विशेष महत्व है। कम से कम 2 बार निंदाई गुड़ाई आवश्यक है। पहली गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद और दूसरी गुड़ाई 40 से 45 दिन बाद अवश्य करें। फलों की तुड़ाई 3 से 4 महीने बाद कर सकते हैं। अधिकतम उपज लगभग 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक गेंदे की खेत से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। मौसम और सस्य क्रियाओं के अनुसार कम या ज्यादा भी प्राप्त हो सकता है। तो श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सामयिक चर्चा गेंदे की खेती, और अब समय है मनोरंजन का। अब हम लोग आपको मिलवाते हैं डॉक्टर मेघा दुबे मैम से, जिनसे हमने बात की है खरीफ फसलों के प्रबंधन पर। तो आइए सुनते हैं ये बातचीत। श्रोताओं, आज के हमारे कार्यक्रम में है हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार की वैज्ञानिक डॉक्टर मेघा दुबे मैम, और आज हम उनसे चर्चा करेंगे कि खरीफ फसलों में कीट प्रबंधन कैसे करें। नमस्कार। खरीफ की फसलों में कीट प्रबंधन करने के लिए, जैसे हमारी मक्के की फसल है, इसमें हमारे किसान भाई अभी देख रहे हैं कि इसमें फॉल आर्मी वर्म का लगातार आक्रमण हो रहा है। तो इसके लिए हमें जो जैविक दवाई है, जैसे नीम ऑयल है, उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, या फिर केमिकल में अगर हम जाते हैं रासायनिक में, तो इसमें जो हमारा इमामेक्टिन बेंजोएट है उसका हम स्प्रे कर सकते हैं, जिससे हमारे किसान भाइयों को बहुत लाभ प्राप्त होगा। और अपनी फसलों पे निगरानी रखें। इसके अलावा आपकी जैसे सोयाबीन की फसल है, तो सोयाबीन की फसल में भी अभी आप देख रहे हैं कि जैसे ग्रीन सैमी लूपर है, और आगे 15 अगस्त के बाद टोबैको कैटरपिलर या बिहार हेवी कैटरपिलर का उसमें आक्रमण आपको देखने को मिलेगा। अभी किसान भाइयों के खेतों में सोयाबीन में ब्लू बीटल का आक्रमण देखने को मिल रहा है। तो किसान भाई जिनकी जो फसलें हैं जो 40 से 45 दिन की अवस्था में आ चुकी हैं, अगर इल्लियों का संक्रमण आपके खेतों में देखने को मिल रहा है तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट का उसमें छिड़काव अवश्य करें। और 15 से 20 दिन के बाद में एक छिड़काव और टोबैको कैटरपिलर या बिहार हेवी कैटरपिलर को रोकने के लिए आप उसमें अवश्य करें। मैम, जैसे अभी खरीफ फसलों की देखभाल करने के लिए इस समय किसान भाइयों को क्या क्या करना चाहिए? अभी क्योंकि आप मौसम देख रहे हैं कि वर्षा नहीं हो रही है, तो जिन किसान भाइयों के पास में पानी का साधन है वो अपने खेतों में स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करें, और NPK जो तरल उर्वरक हमारे मार्केट में अभी उपलब्ध है उसका छिड़काव करें, ताकि पानी के साथ साथ उन्हें जो पोषक तत्वों की कमी के लक्षण अभी खेतों में देखने को मिल रहे हैं वो भी उसकी पूर्ति हो सके। सोयाबीन के खेत में जहाँ पे आपके खेतों में सूखापन आपको देखने को मिल रहा है, तो आप वहाँ डोरा जरूर चलाएं। सोयाबीन में और मक्का में डोरा चलाने से भी नमी का संरक्षण होता है। जी, और जो हमारी खरीफ की फसलें हैं उसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन उन्हें किस प्रकार से करना चाहिए? जैसे हमारी खरीफ में सोयाबीन, मक्का और धान की फसल है, तो मक्का और धान की फसलों में NPK और जिंक तत्व की पूर्ति हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए। बोनी करते समय अगर उन्होंने सिर्फ DAP का उपयोग किया है तो आगे अभी उनको सिंचाई के पानी के साथ साथ NPK और जिंक का छिड़काव अपने खेतों में करना चाहिए, जो उनकी फसलों में पोषक तत्वों की पूर्ति करेगा।
और जैसे सोयाबीन की फसल है तो सोयाबीन की फसल में भी वो जो जहाँ पे आपको फसलों में सल्फर की कमी दिखाई दे रही है तो सल्फर के उर्वरक का आप फोलियर छिड़काव करेंगे तो आपको उसमें बहुत फायदा मिलेगा। और वही बात करें हम लोग सब्जी वर्गीय फसलों की, तो उनकी देखभाल इस समय किस प्रकार से करनी चाहिए? जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें हैं जैसे टमाटर, बैगन, मिर्च जो हमारे किसान भाई अभी खरीफ के मौसम में लगाते हैं या बेला जो लगाते हैं तो इसमें भी रस चूसक कीट का बहुत आक्रमण देखने को मिलता है। तो जहां पर टमाटर, बैगन और मिर्च में रस चूसक कीट जैसे सफेद मक्खी का आक्रमण अगर हो रहा है तो वहां पर पत्तियां सुखड़ने लगती हैं। सबसे पहले आप उन ग्रसित पौधों को खेतों से उखाड़ कर नष्ट करिए। नीम के तेल का अपने खेतों में छिड़काव करिए। अगर आप नीम के तेल का नहीं करते हैं तो रसायन में इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथोक्साम का छिड़काव आप अपने खेतों में करें। येलो स्टिकी ट्रैप जो पीले चिपचिपे प्रपंच है वो अपने खेतों में लगाएं तो इससे आपको सफेद मक्खी के लिए नियंत्रण मिलेगा। और अगर इल्ली वर्गीय कीट का आक्रमण बेला वाली जो हमारी सब्जियां हैं उसमें हो रहा है तो उसमें आप एक जो जैविक दवाई है बिवेरिया बेसियाना इसका आप छिड़काव करें तो ये आपको बहुत फायदा देगा। नीम का तेल का भी आप छिड़काव करेंगे तो ये भी इल्ली को दूर करने में बहुत ज्यादा कारगर होता है। और मैम जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी फसलों में खोदा इल्ली का प्रकोप हो रहा है, तो इसको कम करने के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या उपाय करना चाहिए? खोदा इल्ली अभी सोयाबीन, मक्का और धान के खेतों में देखने को मिल रही है क्योंकि जो हमारे किसान भाई हैं उन्होंने अगर कच्ची गोबर की खाद अपने खेतों में डाली है तो इसका आक्रमण खेतों में बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो इसके कंट्रोल करने के लिए आपको जो उपाय है एक जैविक उपाय है जैसे मेटाराइजियम कल्चर जो आता है वो 400 ml प्रति एकड़ आप अपने खेतों में छिड़काव करें या फिर आप 100 किलो जो गोबर की खाद है उसमें 400 ml मेटाराइजियम कल्चर मिला दीजिए और अपने खेतों में बराबर मात्रा में उसका छिड़काव करिए। तो ये मेटाराइजियम कल्चर वाइट ग्रब को नियंत्रित करने में बहुत ही कारगर उपाय है और एक ये जैविक उपाय है। अगर आप रासायनिक पे जाना चाहते हैं तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC का हम उपयोग कर सकते हैं। इसका अगर आप छिड़काव करते हैं तो ये खोदा इल्ली को समाप्त करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। पर अगर आप कच्ची गोबर की खाद आपके खेत के आसपास अगर कहीं ढेर लगा हुआ है तो वहां पर इसका संक्रमण बहुत ज्यादा तेजी से फैलता है। तो कोशिश करें कि कच्ची गोबर की खाद का उपयोग आप ना करें। अगर आपको खाद डालना ही है तो उसमें मेटाराइजियम कल्चर मिलाकर उसको खेतों में प्रयोग करें और पकी हुई गोबर की खाद का ही खेतों में उपयोग करें तो खोदा इल्ली के आक्रमण को हम खत्म कर सकते हैं। और मैम जैसे अभी देखने में आ रहा है कि जो मक्के की फसल है उसमें जिंक की कमी से उसकी जो पत्तियां हैं वो सफेद हो रही है, तो इसको हटाने के लिए, कम करने के लिए हमारे किसान भाइयों को आप क्या सलाह देना चाहते हैं? जिंक जो तत्व है वो हमारी मक्के की फसल में बोनी के समय ही जाना चाहिए, परंतु यदि हमारे किसान भाइयों के खेतों में जिंक तत्व की कमी के लक्षण दिख रहे हैं जिसमें मक्के की पत्तियां सफेद होने लगती हैं तो वो जिंक सल्फेट या जिंक एडिटा का स्प्रे छिड़काव अपने खेतों में करें और अगली बार जब अपने खेतों में मक्के की फसल लगाएं तो उसमें जिंक 10 kg प्रति एकड़ के हिसाब से बोनी के समय ही उसका उपयोग करें ताकि ये जो कमी के लक्षण है ये उनके खेतों में आगे ना। और मैम जैसे सोयाबीन में रस चूसक कीट हमें दिखाई दे रहे हैं इस समय, तो इसके निदान के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? जैविक दवाई? जी, सोयाबीन की फसल में सबसे ज्यादा आक्रमण होता है सफेद मक्खी का जिसके कारण उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और अभी कुछ 4 से 5 दिन के बाद आपको सोयाबीन के खेतों में पीलापन सफेद मक्खी के कारण दिखना लगेगा क्योंकि हमारे किसान भाई जिस तरह से सोयाबीन बोते हैं बहुत घना होता है और जहां फसल घनी होती है सफेद मक्खी का आक्रमण वहां होता है। इसके निदान के लिए आप अपने खेतों में येलो स्टिकी ट्रैप पीले चिपचिपे प्रपंच लगाएं। नीम ऑयल का छिड़काव भी आप इसके लिए कर सकते हैं, उसके लिए भी ये नीम ऑयल बहुत कारगर दवाई है। जैविक दवाई में अगर बात करें तो वर्टिसिलियम लिसिनी एक जैविक कल्चर मार्केट में उपलब्ध है। 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अभी तत्काल ही अपनी सोयाबीन की फसल में इसका स्प्रे करें और 15 से 20 दिन के बाद में एक बार और इसका स्प्रे करें। तो इसमें आपको सिर्फ 280 रुपए का खर्च आएगा और आपके जो वर्टिसिलियम लिसिनी है इसका जो असर है ये लगभग 3 महीने तक आपकी सोयाबीन की फसल पर रहेगा। तो ये सफेद मक्खी को नियंत्रित करने के लिए एक बहुत अच्छी जैविक दवाई। मैम कीट निगरानी के लिए हमारे किसान भाई अभी क्या क्या कर सकते हैं?
जैसे अभी हमारी सभी फसलें स्वस्थ हैं पर कीटों का आक्रमण सभी फसलों में हो रहा है, तो उसकी निगरानी के लिए आप सोलर लाइट ट्रैप अपने खेतों में अवश्य लगाएं। एक सोलर लाइट ट्रैप आपके 3 से 4 एकड़ के खेत की निगरानी के लिए पर्याप्त होता है। जो सोलर लाइट ट्रैप अभी मार्केट में मिल रहे हैं वो लगभग उसकी कीमत 2500 रुपए है, और इनको अगर आप अपने खेतों में लगाते हैं तो इससे जितनी भी हमारी तितलियां हैं वो आकर्षित होती हैं और हमें अपनी जो हमारी फसलें हैं उसमें किस कीट का आक्रमण होने वाला है, क्योंकि जो तितली है ये जब फसलों पे जाके अंडे देती है उससे ही इल्ली बनती है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है। तो इन तितलियों को नष्ट करने के लिए हमें सोलर लाइट ट्रैप अपने खेतों में लगाना चाहिए। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। जो हमारे मक्के की फसल है उसमें फॉल आर्मी वॉर्म का बहुत ज्यादा अटैक होता है, सोयाबीन में भी हमारी बहुत सारे जो इंसेक्ट हैं उनका अटैक होता है। तो इन सभी तितलियों को अगर हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो अलग अलग तितलियों के विशेष फेरोमोन मार्केट में अभी उपलब्ध हैं, जिसको हम खरीद के अपने खेतों में लगा सकते हैं, मक्के की और सोयाबीन की फसल में लगा सकते हैं, जिससे कि हम तितली वर्गीय कीट का नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ सोयाबीन का जो खेत है उसमें येलो स्टिकी ट्रैप कीट नियंत्रण के लिए हम लगा सकते हैं, जो कि एक गैर रासायनिक तरीका है, उसका हम प्रयोग करें जिससे हमारी सफेद मक्खी का नियंत्रण हम बहुत ही आसानी से अपने खेतों के आसपास कर सकते हैं। तो सोलर लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप और येलो स्टिकी ट्रैप, इन तीनों चीजों का उपयोग हम अपने खरीफ की जो फसलें हम लगा रहे हैं उन सभी में कर सकते हैं। अनाज वाली फसलों में भी कर सकते हैं, सब्जी वर्गीय फसलों में भी हम इनका उपयोग करें, ताकि हमारे जो कीट है उनका हमें पहले ही संकेत मिल जाए कि किस प्रकार का कीट का आक्रमण हमारी फसलों में होने वाला है। और मैम लास्ट में आप चलते चलते हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहते हैं? जो हमारे किसान भाई हैं उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि जिस तरीके से मौसम परिवर्तित हो रहा है तो कोशिश करें कि एक ही प्रकार की जो फसल है उसको पूरे खेतों में ना लगाएं, क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि सोयाबीन मक्के का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ गया है और बारिश कम होने के कारण जो मक्के का उत्पादन है वो भी इससे प्रभावित होगा। तो आने वाले मौसम में, रबी के मौसम में हमारे किसान भाइयों से निवेदन है कि वो जैसे गेहूं है, आपका सरसों है, चना है, इस प्रकार से अलग अलग तरह की फसलों को, सब्जियों को अपने खेतों में स्थान दें। एक ही रकबे में ज्यादा से ज्यादा फसल न लगाएं, लंबी अवधि की फसलों को अपने खेतों में न लगाएं, कम अवधि की और जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उनका चयन करें, ताकि कम समय में ही उनको फसल का उत्पादन अच्छे से प्राप्त हो सके। और अगर वो लंबी अवधि की फसल लगाएंगे तो लंबी अवधि की फसल लगाने से हमारी फसलों में कीट का आक्रमण भी होता है, और जिस तरीके से पानी का और पोषक तत्वों का प्रबंधन सही नहीं होने के कारण उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो कोशिश करें कम अवधि की फसलें लगाएं, मिश्रित जो हमारी अलग अलग तरह की फसलें हैं उनका चयन करें और उनको अपने खेतों में स्थान दें, और क्रॉप रोटेशन का अवश्य इस्तेमाल करें। एक ही तरह की फसल, अनाज के बाद अनाज के बाद आप दाल वाली फसल लगाएं या तेल वाली फसल लगाएं। तो जो हमारा फसल चक्र है उसका उपयोग अवश्य करें। धन्यवाद मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की। नमस्कार। नमस्कार। पर्वत से ऊंचा ही रहे गौरव ये बढ़ता जाए, हम तिरंगा शान से घर घर में लहराए। वंदे मातरम, पहचान है तिरंगा, सम्मान है तिरंगा, अभिमान है तिरंगा, घर घर लहराएंगे तिरंगा। भारत अपनी आजादी की 79वीं वर्षगांठ मना रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के आह्वान पर आइए साथ मिलकर 2 से 15 अगस्त तक आजादी के जश्न में शामिल होकर स्वच्छता के संग स्वतंत्रता का उत्सव मनाएं। जन जन को शामिल करने के लिए स्वतंत्रता के अवसर पर हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता, स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चलाए जा रहे इस अभियान में आप सबके प्रयासों से ही मध्य प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। वित्त मंत्रालय के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर तक फाइनेंशियल इंक्लूजन कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें निष्क्रिय जनधन खातों को सक्रिय करना, खातों में केवाईसी अपडेट, नए जनधन खाते खोलना तथा सामाजिक सुरक्षा बीमा व पेंशन योजना में पंजीयन व क्लेम सहायता दी जा रही है। नजदीकी SBI ग्राहक सेवक केंद्र से संपर्क कर लाभ उठाएं। सौजन्य से भारतीय स्टेट बैंक।
बड़े इरादों का घर है बनाना। तो बाबू रवि किशन से ये किस्सा सुन के जाना। रवि भैया शहर में मेहनत करके गांव में अपना घर बनवा रहे हैं और लोग बातें बना रहे हैं। कैसन बात बिरजू? यही कि घर बनाने की जिम्मेदारी पिताजी पे डाल हम शहर पुर हो जाएंगे। फिर तो लोग होंगे तुम्हारा ये घर देखकर, जिसे अल्ट्राटेक से बनवा कर तुम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हो। सही बोले भैया। घर एक मौका है, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल बाजार की कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर मेघा दुबे से खरीफ फसलों के प्रबंधन पर की गई बातचीत। और अब कार्यक्रम में आप सभी के लिए एक सूचना है। दिनांक 13 अगस्त 2025 को रात 8 बजे आकाशवाणी बैतूल से आप सुनेंगे एक विशेष कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में विश्व अंगदान दिवस के अवसर पर डॉक्टर संजय कोलते, अध्यक्ष आईटीसीसी नागपुर से कंचन पात्रिकर जी की बातचीत होगी। इसके अंतर्गत अंगदान से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत जानकारी दी जाएगी। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आप सभी अवश्य सुनें। 13 अगस्त 2025 को रात 8 बजे FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यानी आकाशवाणी बैतूल पर। सूचना यही संपन्न हुई। श्रोताओं, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं निर्मला गोहिया और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। श्रोताओं, अभी आपने सुना निर्मला गोहिया और साथियों के स्वर में ये लोकगीत। और अब हम चलते हैं हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की ओर। और आज हम बात करेंगे करोंदे की खेती। तो करोंदा एक सदाबहार झाड़ी वाला एक छोटा वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 3 से 5 मीटर तक होती है। करोंदा कटीली बाढ़ हेतु बहुत उपयुक्त है क्योंकि यह बगीचे के पौधों की जानवरों से सुरक्षा करता है और साथ ही आकर्षक, उपयोगी और लाभ देने वाले फल भी उत्पादित करता है। करोंदे के फल का व्यास
2 से 2.5 सेंटीमीटर और इसका वजन 3 से 4 ग्राम और इसका रंग हरा लाल गुलाबी होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी होता है। इसके खाने योग्य 1 ग्राम भाग में 42 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। करोंदे के फल बाग के रूप में लगाया जाता है। करोंदे के पके हुए फलों का उपयोग चटनी, अचार, जैम, जेली बनाने में भी किया जाता है। जब बाजार में कोई फल ताजे रूप में उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि अगस्त और सितंबर में, तो उस समय करोंदे के फल मिलते हैं। करोंदे के पौधों को सभी प्रकार की मिट्टी में लगाया जाता है। यदि इसे कटीली बाड़ के रूप में फल उद्यान के चारों तरफ लगाना हो तो 1 से 1.5 सेंटीमीटर के अंतर से एक कतार लगाएं। यदि इसे फल बाग में लगाना हो तो 3 मीटर के अंतर से लगाएं। पौधे लगाने के लिए 45 सेंटीमीटर आकार के लंबे चौड़े और गहरे गड्ढों की तैयारी मई से जून माह में कर लेना चाहिए। पौधे रोपण का कार्य जुलाई अगस्त में होता है। करोंदे के पौधे का व्यावसायिक प्रवर्धन बीज द्वारा किया जाता है, जिससे पौधे तैयार किए जाते हैं। इन पौधों से कई किस्मों का चयन किया जाता है। इन किस्मों का निर्धारण और नामकरण सामान्य फलों के रंग के आधार पर किया जाता है। करोंदे की कई वैरायटियां हैं, जैसे कि हरा गुलाबी, पंत मनोहर, पंत सुदर्शन और पंत सुवर्णा। इसकी एक और वैरायटी है गुलाबी संखिया। इस जाति के जो फल होते हैं वो शंख के समान सफेद और गुलाबी रंग के होते हैं, जो पकने पर लाल गुलाबी रंग के हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम गुलाबी संखिया पड़ा। करोंदे के बीजों को बोने से पहले उसका बीज उपचार अवश्य कर लेना चाहिए। 1 हेक्टेयर क्षेत्र में मेड़ पर बाड़ के रूप में पौधे लगाने के लिए लगभग 267 पौधों की आवश्यकता होती है। यदि आप बाग में लगा रहे हो तो 3 बाय 3 मीटर के अंतर से पौधे लगाने के लिए लगभग 1112 पौधे की मात्रा पर्याप्त होती है। 100 ग्राम बीज प्राप्त करने के लिए लगभग 6 से 8 किलोग्राम पके फलों की आवश्यकता होती है। करोंदे की कटीली बाड़ के बीज अंतर्वर्तीय फसलें नहीं ली जा सकती है। फल उद्यान में लगाए गए करोंदे के पौधों के साथ अंतर्वर्तीय फसल के रूप में आप खरीफ और रबी के समय में बिना बेल वाली फसलों को ले सकते हैं 3 से 4 वर्ष तक। लेकिन जब करोंदे के पौधे में फूल आने लगते हैं तो उस समय उसमें बिल्कुल भी अंतर्वर्तीय फसल नहीं लेना चाहिए। करोंदे के पौधों को सिंचाई की आवश्यकता मार्च से जून महीने के रूप में होती है, क्योंकि इस समय पौधों में फूल आते हैं। पौधों के भली भांति स्थापित हो जाने के बाद सिंचाई नहीं किए जाने पर भी विशेष विपरीत इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वही बात करें खाद और उर्वरक की, तो बाड़ में लगे पौधों को गड्ढों में भरे गए मिट्टी के मिश्रण में अतिरिक्त 50 से 100 ग्राम नाइट्रोजन प्रति पौधा दें। फलोद्यान में लगे फल के पौधों को उनकी उम्र के अनुसार पोषण दें। खाद एवं पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए गोबर, कंपोस्ट खाद, फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को वर्षा के प्रारंभ में और अंत में दें। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा को फूल आने के बाद मार्च माह में दें। प्रारंभिक 1 से 2 वर्ष तक फलोद्यान में नींदा नियंत्रण की आवश्यकता वर्ष में 2 से 3 बार पड़ती है, क्योंकि पौधे इस समय धीरे धीरे बढ़ते हैं। करोंदे के पूर्ण तरीके से विकसित पके फलों को ही तोड़े, साथ ही जुलाई से सितंबर के बीच में इसमें तुड़ाई का कार्य किया जाता है। करोंदे के पके फलों की भंडारण क्षमता सामान्य दशा में 4 से 5 दिन की होती है, तो करोंदे के फलों की तुड़ाई हाथ से करने पर आपका जो उससे जो डंठल से निकलता है दूध, वो आपकी उंगलियों और हथेलियों पे चिपक सकता है। तो इसके फलों की तुड़ाई आपको लंबी कैंची की मदद से डंठल सहित करना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी श्रृंखला बातें खेती किसानी की। और अब हमें कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति से बाजार भाव प्राप्त हुए हैं। सोयाबीन, इसका न्यूनतम भाव 4,200 रूपये, अधिकतम 5,001 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 4,541 रूपये प्रति क्विंटल। चना, इसका न्यूनतम भाव 5,299 रूपये, अधिकतम भाव 5,751 रूपये और इसका प्रचलित भाव 5,499 रूपये प्रति क्विंटल। मक्का 2,000, इसका न्यूनतम भाव रहा 2,088 रूपये, अधिकतम भाव 2,220 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 2,165 रूपये प्रति क्विंटल। गेहूं, इसका न्यूनतम भाव 2,613 रूपये, अधिकतम भाव 2,811 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 2,734 रूपये प्रति क्विंटल। सरसों, इसका न्यूनतम भाव रहा 6,050 रूपये, अधिकतम भाव 6,225 रूपये और इसका प्रचलित भाव रहा 6,100 रूपये प्रति क्विंटल। तो श्रोताओं, प्रतिदिन की ये थे कार्यालय कृषि उपज मंडी से प्राप्त बाजार भाव।
तो श्रोताओं, प्रतिदिन की तरह ही कल यानी कि 13 अगस्त को 7:20 से 8 बजे तक आप सुनेंगे किसान वाणी हमारे साथी दिलीप देशमुख के साथ, जिसमें सामयिक चर्चा का विषय होगा मशरूम की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा। तो किसान भाइयों, आज का कार्यक्रम यही संपन्न होता है। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी आशा के साथ दीजिए अनुमति आपकी बहन नीलम को जयराम जी की